ए परिंदे खोल ले पर अपने, ए परिंदे खोल ले पर अपने, क्योंकि अभी तेरी उड़ान बाकी है। ये जमीन नहीं है मंजिल तेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रफ्तार नीट की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, आपका ऋतिक सर, एक नए थंबनेल के साथ। देख रहे हो स्टाइल, है ना? तो बच्चों, आज की क्लास में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स नीट के सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन इसका यह है कि ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह पर मौजूद है और दोनों ही जगह पर हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होता है। हालांकि जो मोटिवेशन है पढ़ने का वो डिफरेंट है दोनों ही जगह पर। फिजिक्स में इसका जो मोटिवेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो कहानी है ज्यादा है एज कंपेयर टू फिजिक्स। मतलब केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज द सुपर सेट ऑफ फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स करने जा रहे हैं और आज थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। एक तो इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स करने जा रहे हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। क्या मतलब है इस बात का वो हमें समझना है बेटा, क्या मतलब है। देखो थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो बेसिकली एक साइंस की अलग ब्रांच है। वो साइंस की एक अलग ब्रांच है। जैसे मैं हूं, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है। तो जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं उनको 4 साल थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी होती है। उनको 4 साल क्या पढ़नी होती है? थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़नी होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एक चैप्टर नहीं है, ये साइंस की एक अलग अपनी ब्रांच है। इसकी अपनी अलग एक दुनिया है, इसकी अपनी अलग एक कहानी है, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, इसकी दुनिया में घुसने के लिए आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई आपको सीखेंगे, आप नई सीखेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि आप उस दुनिया में जाते नहीं हैं बहुत ज्यादा, इसलिए बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स में तकलीफ आती है। क्योंकि बच्चों को ये लगता है यार ये क्या ही चल रहा है, क्या ही सिस्टम है, क्या ही सराउंडिंग है, क्या ही यूनिवर्स है, ये कहानी कुछ जम नहीं रही। मैथमेटिक्स है, फीलिंग आ नहीं रही, और इसलिए थर्मोडायनेमिक्स बच्चों को जमती नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर की खास बात यह है कि ये जो चैप्टर है ये हमारी दुनिया से मिला के बनाया गया है, हमारी दुनिया से मिला के बनाया गया। थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी रूल ऐसा नहीं है, कोई भी चीज थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी नहीं है जो हमारे आसपास नहीं हो रही। तो थर्मोडायनेमिक्स में हर चीज आपको अपने आसपास होती हुई दिखेगी अगर आपके अंदर अकल है और आपकी नजर काम करती है। तो आपकी नजर को चलाने और आपकी अकल को काम कराने ही मैं आया हूं। मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, फील कराऊंगा और दिखाऊंगा, इस बात की गारंटी कि आपको आपके आसपास थर्मोडायनेमिक्स होती हुई दिखेगी, ठीक है ना। इसके जो एग्जांपल्स निकलते हैं हमारी डेली लाइफ में से निकलते हैं, और यही इस चैप्टर की ब्यूटी है कि थर्मोडायनेमिक्स की जो फील आती है ना वो हमारे आसपास से ही आती है, वो हमारे आसपास से ही आती है। वेटेज की बात करूं, 2 क्वेश्चन फिजिक्स में, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आने ही आने हैं, भगवान भी नहीं रोक सकते। 2 क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएंगे, 16 नंबर का थर्मोडायनेमिक्स आना है, ये मान के चलिए, ठीक है। शुरू करते हैं इसी नोट के साथ। थर्मोडायनेमिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है थर्मो और एक शब्द है डायनामिक्स। थर्मो का मतलब है हीट और थर्मल एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उस एनर्जी में से एक एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी, जिसको हम सामान्य भाषा में हीट भी बोलते हैं। हालांकि हीट थर्मल एनर्जी का एक रूप है, थर्मल एनर्जी नहीं है। इसका मोशन, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। So the motion of thermal energy or the motion of heat comes under the head of thermodynamics. The motion of heat or the motion of what? Thermal energy comes under the कहानी of thermodynamics, ठीक है। अब क्या होता है देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि जब ये हीट या थर्मल एनर्जी मूव करती है, जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया था चैप्टर इससे पहले जस्ट। तो हमने जैसे बॉयल्स लॉ पढ़ा था कि P1 V1 बराबर P2 V2, है ना।
कि हमारे पास गैस थी, इसकी इनिशियल स्टेट P1 V1 थी और इसकी फाइनल स्टेट P2 V2 थी। अब इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में जो रिलेशन था इन दोनों के बीच में, वो तो हमने गैस लॉज में पढ़ लिया। लेकिन इस रास्ते में क्या हुआ, इस रास्ते में क्या हुआ, इस रास्ते में एनर्जी का क्या ट्रांसफरेंस हुआ, दैट रास्ते में जो घटना घट रही है वो थर्मोडायनेमिक्स पे पढ़ी जाएगी। तो रास्ते में जो भी फिनोमिनन होगा, विद इन द वे जो भी फिनोमिनन होगा, दैट फिनोमिनन विल बी स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जो रास्ते में गैस के अंदर जो चेंजेस हम कर रहे हैं, ड्यूरिंग द चेंज जो भी हो रहा है वो थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक, अब थर्मोडायनेमिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट दोस टर्म्स यू विल नॉट बी एबल टू परसीव थर्मोडायनेमिक्स। कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी है और उन टर्मिनोलॉजी का हम लोग यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, जैसे पहली टर्म है यूनिवर्स। यूनिवर्स होता है ऑल अवेलेबल स्पेस, जितना भी अवेलेबल स्पेस है वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स का मतलब ये नहीं कि सेलेस्टियल यूनिवर्स होनी चाहिए, सेलेस्टियल यूनिवर्स जरूरी नहीं कि सेलेस्टियल यूनिवर्स होनी चाहिए, मतलब ब्रह्मांड, कुछ भी हो सकता है ब्रह्मांड। आप जिस कमरे में बैठे हैं आपके लिए ब्रह्मांड वो भी हो सकता है, आपका घर आपके लिए ब्रह्मांड हो सकता है, आपकी कॉलोनी आपके लिए ब्रह्मांड हो सकती है, यूनिवर्स हो सकती है। तो यूनिवर्स कुछ भी हो सकता है, जो भी अवेलेबल स्पेस है जहां पर आप हीट के मोशन की स्टडी कर रहे हैं, वेयर मोशन ऑफ हीट, हीट नहीं बोलूंगा मैं, एनर्जी इज स्टडीड। जिस इलाके में आप ये स्टडी करना चाहते हैं उस इलाके को हम यूनिवर्स कहते हैं। ये यूनिवर्स एक कमरा हो सकता है, एक घर हो सकता है, एक कॉलोनी हो सकती है, एक शहर हो सकता है, देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, पूरी अर्थ हो सकती है, पूरी ब्रह्मांड हो सकती है। यूनिवर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इतनी बड़ी यूनिवर्स में किसी एक समय पर आप क्या पढ़ेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसकी हम स्टडी करते हैं, यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसकी हम स्टडी करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। जैसे, अरे ये क्या हो गया, ये है, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर स्पेस जो है ये यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स में से इस पार्ट की हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये रेक्टेंगुलर स्पेस, ये क्या है, ये यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स में से जिस पार्ट की हम स्टडी कर रहे हैं, दैट पार्ट इज सिस्टम। मान लो जिस कमरे में तुम बैठे हो वो कमरा तुम्हारी यूनिवर्स है, और तुम इस कमरे में अपनी ही स्टडी कर रहे हो, अपने अंदर से जो हीट के ट्रांसफरेंस हो रहे हैं वो देख रहे हो, तो तुम सिस्टम हो गए। अब अगर तुम सिस्टम हो, तुम्हारे अलावा इस कमरे में जो भी है, तुम्हारे कमरे में जो भी है, एसी है, पंखा है, लाइट है, फ्रिज है, बिस्तर है, व्हाटएवर देयर इज, वो सबका सब क्या हो गया, वो सबका सब हो गया तुम्हारी सराउंडिंग। क्या हो गया, सराउंडिंग। तो जो तुम्हारे अलावा इस कमरे में जितनी भी चीजें हैं, मतलब ये इलाका जिसको मैं व्हाइट कलर से शेड कर रहा हूं, दिस इलाका will be known as surroundings. This इलाका will be known as surroundings. तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है सराउंडिंग्स। जो नेक्स्ट टर्म है वो है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग इज यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो भी यूनिवर्स है वो सबकी सब सराउंडिंग है। यानी मैं आपसे कह सकता हूं कि सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दोगे
तो आपको यूनिवर्स मिल जाएगी। या फिर मैं कह सकता हूं कि सराउंडिंग जो है वो है प्यारे बच्चों यूनिवर्स माइनस सिस्टम, यूनिवर्स माइनस सिस्टम। ठीक है, सराउंडिंग जो है वो है यूनिवर्स माइनस सिस्टम। यूनिवर्स में सिस्टम हटा दिया, सराउंडिंग बच गई। क्यों जरूरी है सराउंडिंग? सिस्टम की तो हम स्टडी कर रहे हैं, सराउंडिंग की क्या जरूरत है? क्यों हमने सराउंडिंग की बात बोली? हम केवल सिस्टम से निपट लेते हैं यार। सराउंडिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि सराउंडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा इन थर्मोडायनेमिक्स, अब आएगा देखो थर्मोडायनेमिक्स में जो हमें करना है वो, इन थर्मोडायनेमिक्स वी हैव टू स्टडी अबाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स है मोशन ऑफ एनर्जी, तो मोशन कहां से कहां तक? मोशन ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो आप एनर्जी का ट्रांसफरेंस पढ़ेंगे ना, वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में पढ़ेंगे, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपको पढ़ना है एनर्जी का ट्रांसफर। लेन देन जो चलेगा वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में चलेगा, और उसी लेन देन के बारे में आपको पढ़ना है, उसी लेन देन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आइटम आता है हमारे लिस्ट में उसका नाम है बाउंड्री, उसका नाम है बाउंड्री। ये गोले की सरकमफेरेंस देख रहे हो, पीली पीली देख रहे हो? ये जो गोले की सरकमफेरेंस है ना बेटे, ये गोले की सरकमफेरेंस देख रहे हो ना, ये सरकमफेरेंस क्या है? ये है बाउंड्री। ये क्या है? ये है बाउंड्री। और बाउंड्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन थर्मोडायनेमिक्स। बाउंड्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं बाउंड्री की। बाउंड्री होती क्या चीज है? लेट अस फर्स्ट डिफाइन द बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? बाउंड्री होता है वो सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग फ्रॉम ईच अदर। सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग फ्रॉम ईच अदर, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करेगा वो बाउंड्री कहलाएगा। ठीक है, बाउंड्री क्यों काम की है वो भी समझाऊंगा, उससे पहले समझ लो बाउंड्री होती कितने तरह की है। बाउंड्री का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों वो हम दो तरह से करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस के आधार पर कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। एग्जिस्टेंस के आधार पर पहला टाइप होता है रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये बॉटल है, अगर ये बॉटल मेरा सिस्टम है तो इस बॉटल की जो आउटर वॉल्स हैं ये मेरे लिए रियल बाउंड्री है, क्योंकि मैं इसको छू सकता हूं, देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। तो इट इज द रियल बाउंड्री। ठीक है, दूसरी बाउंड्री, दूसरा टाइप होता है बेटे दूसरा टाइप क्या होता है बेटे? दूसरा टाइप होता है इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, केवल इमेजिन कर सकते हैं। मैंने इस पानी में क्या भर दिया? मैंने इस ढक्कन में भर दिया पानी। अब ये पानी सिस्टम है, ये पानी क्या है? सिस्टम है। ढक्कन का भरा पानी सिस्टम है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर ये पानी सिस्टम है
तो ये दीवार बॉटम और ये दीवार, ये तो हो गई रियल बाउंड्रीज, क्योंकि जो पानी के बाहर का इलाका है वो क्या है, सराउंडिंग है ना। लेकिन जो ऊपर है, ऊपर ये सरफेस खुला हुआ है, तो ऊपर इस पानी के ऊपर हवा है ना हवा। क्या आपको पानी और हवा के बीच में कोई बाउंड्री दिख रही है? नहीं, लेकिन आप उसे इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, पानी और हवा के बीच में देयर मस्ट बी अ बाउंड्री जो पानी और हवा को सेपरेट कर रही होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सी बाउंड्री हो गई? इमेजिनरी। लड़कों को फटाफट समझ में आ जाएगा, लड़कों की जिंदगी में बहुत कुछ इमेजिनरी होता है ना, और इस उम्र पर तो काफी कुछ इमेजिनरी होता है। तो रियल बाउंड्री एंड इमेजिनरी बाउंड्री। दूसरा कैटेगरी होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। दूसरा कैटेगरी होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंडक्शन। एनर्जी कंडक्शन, एनर्जी के कंडक्ट करने के बेसिस पे, एनर्जी कंडक्ट करने के बेसिस पे बाउंड्रीज कौन कौन सी कैटेगरी की होती हैं? पहली बाउंड्री होती है कंडक्टिंग बाउंड्री। पहली बाउंड्री होती है कंडक्टिंग बाउंड्री। क्या होती है? कंडक्टिंग बाउंड्री। व्हाट इज कंडक्टिंग बाउंड्री? कंडक्टिंग बाउंड्री होती है अलाउज पैसेज ऑफ एनर्जी और हीट थ्रू इट। अगर आपके बर्तन की अगर आपके पास जो सिस्टम है उसकी बाउंड्री कंडक्टिंग है, तो थ्रू कंडक्टिंग बाउंड्री उसमें से हीट का ट्रांसफरेंस पॉसिबल है। थ्रू कंडक्टिंग बाउंड्री उसमें से हीट का ट्रांसफरेंस पॉसिबल है। जैसे ये मेटल का बर्तन है, इसमें पानी भर दिया, इसे मैंने गैस पे रख दिया, इसे मैंने गैस पे रख दिया, थोड़ी देर में पानी भी गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर में क्या गर्म हो जाएगा? पानी भी गर्म हो जाएगा। तो ये बाउंड्री कैसी है? ये कंडक्टिंग बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है? कंडक्टिंग। दूसरी बाउंड्री होती है एडियाबैटिक बाउंड्री। इसे एडियाबैटिक बाउंड्री भी कहते हैं और इसे इंसुलेटिंग बाउंड्री भी कहते हैं। एडियाबैटिक बाउंड्री और इंसुलेटिंग बाउंड्री वो बाउंड्री होती है विच डज नॉट अलाउज पैसेज ऑफ हीट थ्रू इट। जिसके थ्रू हीट नहीं निकल सकती, जिसके थ्रू हीट नहीं निकल सकती। फॉर एग्जाम्पल, वही पानी अगर तुमने ग्लास की बोतल में रख दिया और उसको तुमने गैस पर रख दिया, तो पानी गर्म नहीं होगा, बोतल फट जाएगी, क्योंकि ग्लास जो होगा वो पानी के तक हीट नहीं पहुंचने देगा। एडियाबैटिक बाउंड्री का प्रयोग पता है कहां होता है? बहुत जगह होता है। अब जमाना एक्चुअली मॉडर्न हो गया है, तो अब लोगों को पता नहीं होता है ना। पहले जब हम छोटे थे तब बड़ा प्रयोग होता था। पहले जब हम छोटे थे तो बड़ा प्रयोग होता था। कारपेंटर, आपने देखा होगा कभी ना कभी लाइफ में, कारपेंटर है ना। तो जो कारपेंटर होता है, वो कारपेंटर जब लकड़ी का काम करता है, घिसता है जब लकड़ी को, तो उसमें से बुरादा निकलता है। वो छिलके से निकलते हैं ना लकड़ी के, अगर कभी नोटिस किए हो तो वो बहुत जबरदस्त इंसुलेटिंग बाउंड्री होते हैं। तो गांव वगैरह में क्या होता है? गांव वगैरह में लोग वो लकड़ी का बुरादा इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं। काम क्या होता है? जैसे गांव में क्या होता है, गांव में लोगों के पास पहले फ्रिज नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। अब तो फ्रिज सब जगह हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सब जगह हो गई है ना। तो पहले लोग क्या करते थे, गांव में फैक्ट्री होती थी बर्फ की, वहां से बर्फ लाते थे। गांव के बाहर से कोई फैक्ट्री होती थी बर्फ की, वहां से लाए बर्फ, और उस बर्फ को, उस आइस के पीस को उस लकड़ी के बुरादे में रख देते थे। लकड़ी के बुरादे में रख देते थे। तो वो इंसुलेटिंग बाउंड्री की तरह फंक्शन करता था। वो इंसुलेटिंग बाउंड्री की तरह फंक्शन करता था, है ना। और क्या करता था? वो बर्फ को पिघलने नहीं देता था। मेरे पास ये थर्मस फ्लास्क है। इस थर्मस फ्लास्क के अंदर क्या होता है? अगर मैं गर्म पानी रखूं तो गर्म रहता है, ठंडा पानी रखूं तो ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि हीट को लॉक कर लेता है। बाहर से हीट अंदर आने नहीं देता, अंदर से हीट बाहर जाने नहीं देता। तो सिंस इट लॉक्स द हीट, व्हाट हैपेंस इज, इंसुलेटिंग बाउंड्री की तरह फंक्शन करता है। तो ये जो बाउंड्री है इंसुलेटिंग है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलेटर की कोटिंग की हुई है। ठीक है ना, समझ में आ गई कहानी। तो ये बात हुई भाई साहब इंसुलेटिंग बाउंड्री या एडियाबैटिक बाउंड्री की।
तो बाउंड्री जो होती है बेटा वो दो तरह की होती है। क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एग्जिस्टेंस के बेसिस पर और कंडक्शन के बेसिस पर। एग्जिस्टेंस के बेसिस पर ये होती है रियल और है ना, और वैसे होती है ये कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग। ठीक है, वैसे होती है कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग बाउंड्री। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना सर बाउंड्री बाउंड्री क्यों कर रहे हो आप? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग always happens through बाउंड्री। एनर्जी का ट्रांसफर जब भी होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो हमेशा बाउंड्री के थ्रू होगा। आपको पानी गर्म करना है, आपने पानी लिया एक बर्तन में और बर्तन को आग पे रख दिया, बर्तन के थ्रू पानी गर्म हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आपने पानी लिया, पानी को गैस के ऊपर फेंक दिया कि गर्म हो जाएगा। बर्तन में चाय भरी है, आपको पता लगाना है कप में चाय भरी है कि गर्म है कि ठंडी है, तो आप क्या करते हैं, कप की वॉल्स को टच कर लेते हैं। अगर वॉल्स गर्म है इसका मतलब अभी चाय गर्म है, फिर वॉल्स अगर ठंडी हो गई तो मतलब चाय ठंडी हो गई। हाँ या ना, हाँ या ना। तो बाउंड्री का सबसे बेसिक यूज होता है कि बाउंड्री से एनर्जी का ट्रांसफरेंस होता है। एनर्जी आती भी बाउंड्री से है और एनर्जी जाती भी बाउंड्री से है, इसलिए बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाउंड्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए बाउंड्री क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक्सक्यूज मी। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम के ऊपर। टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। सिस्टम को हमने तीन कैटेगरीज में बांटा हुआ है, और ये तीन कैटेगरीज किस आधार पर बनाई गई हैं, इंटरैक्शन के आधार पर बनाई गई हैं। किस किस का इंटरैक्शन, सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरैक्शन। किस किस का इंटरैक्शन, सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरैक्शन। उसके आधार पर सिस्टम होते हैं तीन तरह के। पहला सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम इज, ओपन सिस्टम इज system which can exchange mass and energy with surroundings। ऐसा सिस्टम जो मास और एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, मास और एनर्जी दोनों का, दैट सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। मास और एनर्जी दोनों का, जैसे टी इन अ कप, टी इन अ कप। चाय में कप में गरम गरम चाय रख दीजिए, चाय वेपराइज होगी। गरम गरम चाय जब आप उस कप में भर रहे हैं उससे पहले उसका वेट नाप लीजिए और रख दीजिए। थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी और वेपर के थ्रू कुछ चाय का वेट भी बाहर चला जाएगा। ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक निकालिए फ्रिज में से, रख दीजिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो एनर्जी खींचने लगेगी, एनर्जी खींच के थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी और उसका वेट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो कंडेंस होके अंदर आ जाएगा या इवेपोरेट होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो टी इन अ कप इज अ कॉमन एग्जांपल। इसके अलावा अर्थ, अर्थ एक ओपन सिस्टम होती है, अर्थ एक ओपन सिस्टम होती है, अर्थ एक ओपन सिस्टम होती है। क्यों होती है अर्थ एक ओपन सिस्टम? अर्थ मतलब लैंड, लैंड की बात कर रहा हूं, है ना। जैसे लैंड की बात करूं, लैंड पे रिवर्स होती है ना। गर्मियों में क्या होता है, सूरज जो होता है पानी खींचता है,
वाटर को वेपराइज करता है, तो मास चेंज हो रहा है लैंड का, है ना, मास चेंज हो रहा है लैंड का, क्योंकि पानी ऊपर जा रहा है, बारिशों में वही पानी नीचे बरस जाता है, फिर मास चेंज हो रहा है। और एनर्जी का भी ट्रांसफरेंस हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफरेंस हो रहा है, वाटर जा रहा है तो एनर्जी का भी ट्रांसफरेंस हो रहा है ना। ह्यूमन बॉडी, ट्रीज, ट्रीज ट्रीज क्या करते हैं, एनर्जी खींचते हैं सनलाइट से। ट्री की सराउंडिंग में सनलाइट आ गई ना, एनर्जी खींचते हैं सनलाइट से। पानी खींचते हैं, मास, और हमें मास देते हैं सराउंडिंग में, फल फूल निकल के आते हैं ना, मास और एनर्जी भी देते हैं ट्रीज हमें। ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के काम में आती है ट्रीज। एनिमल्स, एनिमल बॉडीज, एनिमल में ह्यूमन भी आ गए, है ना, एनिमल में ह्यूमन भी आ गए। आप मास और एनर्जी का इनटेक भी कर सकते हो, और सुबह सुबह क्या होता है, मास और एनर्जी का आउट भी करते हैं हम लोग, निकालते हैं, मास भी और एनर्जी भी। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में आप आगे सब्जियां रख सकते हो, सब्जियां निकाल सकते हो, सब्जियां रख सकते हो, सब्जियां निकाल सकते हो। ये क्या हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है। और पीछे रेफ्रिजरेटर एक कंडेंसर लगा होता है जिससे गरम गरम हवाएं बाहर निकलती हैं, हॉट विंड्स, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, गर्मी निकल रही है बाहर, और आप सब्जियां निकाल सकते हो। मास और एनर्जी का ट्रांसफर दोनों तरफ से हो रहा है। तो रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन सिस्टम। दूसरा, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, व्हाट इज अ क्लोज्ड सिस्टम? System which allows या which exchanges only energy with surroundings and does not एक्सचेंज मास। ठीक है ना, ऐसा सिस्टम जो केवल एनर्जी का ट्रांसफर करता है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं करता, वो कहलाता है क्या, क्लोज सिस्टम। जैसे टी ना, कवर्ड कप, कवर्ड कप है, उसमें चाह रख दो, कवर्ड कप है ना, चाह रख दो, चाह ठंडी हो जाएगी, हीट निकल जाएगी, लेकिन चाह का वेट नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि क्योंकि क्या होगा, क्योंकि कवर्ड कप है, तो कवर्ड कप में चाय का जो वेट है ना वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्लेट है वेपर्स को बाहर नहीं जाने देगी। पंजाबी में चाय को चाह कहते हैं, ठीक है ना, पंजाबी में चाय को चाह कहते हैं। और चाय का एक बड़ा कॉमन ब्रांड होता है लिप्टन, लिप्टन। तो एक बार एक बहन जी एक ग्रोसरी स्टोर वाले के पास गई और बोलती हैं कि भाई साहब लिप्टन दी चाह है, लिप्टन दी चाह है। तो हमारे जो भाई साहब थे पंजाबी थे नहीं, उन्हें समझ नहीं आया लिप्टन दी चाह है, तो कहते हैं हाँ जी है तो बहुत, लेकिन अगर मैं लिपट जाऊंगा तो फिर आप गुस्सा हो जाएंगी ही। तो टी इन अ कवर्ड कप, ठीक है ना। सैटेलाइट्स आपको केवल एनर्जी दे रहे हैं, मास तो नहीं दे रहे। ट्यूबलाइट केवल लाइट दे रही है, ऐसा तो नहीं कि ट्यूबलाइट जलते जलते आपके मुंह में भी गिर रही है, इसका वेट कम होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। फैन हवा दे रहा है, ऐसा तो नहीं कि आपको भूख लग रही है तो आप मास भी गिर रहा है, नहीं ना। एसी केवल ठंडा कर रहा है, एटसेट्रा। तो केवल एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, मास का ट्रांसफर नहीं करते। ऐसे जो बाउंड्रीज होते हैं, ऐसे सिस्टम्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम्स। थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम्स। आइसोलेटेड सिस्टम्स, व्हाट आर आइसोलेटेड सिस्टम्स? आइसोलेटेड सिस्टम्स के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम्स के अंदर सिस्टम विच नीदर ट्रांसफर मास नॉर एनर्जी विद सराउंडिंग्स। ऐसा सिस्टम जो ना केवल मास का ट्रांसफर करता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर करता है, जो ना तो मास का ट्रांसफर करे और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर करे, वो कहलाता है
आइसोलेटेड सिस्टम, टी इज अ थर्मस फ्लास्क, टी इन अ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में अगर आप रखेंगे चाय को, तो चाय ठंडी की ठंडी बनी रहेगी, गर्म की गर्म। लेकिन थर्मस फ्लास्क, अब एडियाबेटिक मतलब अगर सिस्टम को आइसोलेटेड होना है, तो सिस्टम को आइसोलेटेड अगर होना है ना भाई, अभी क्या है, सिस्टम को अगर ओपन होना है, तो ओपन सिस्टम के केस में क्या होगा, ओपन सिस्टम के केस में क्या होगा, ओपन सिस्टम के केस में मास का भी अलाउड है और एनर्जी का भी अलाउड है, मास का भी अलाउड है और एनर्जी का भी अलाउड है। क्लोज के केस में क्या है, मास का तो अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ एनर्जी का अलाउड है। आइसोलेटेड में ना तो मास का अलाउड है और ना ही एनर्जी का अलाउड है। मास गया तेल लेने, एनर्जी का अलाउड नहीं है, तो एनर्जी का अगर अलाउड नहीं है, इसका मतलब जो बाउंड्री है वो कैसी है, वो एडियाबेटिक बाउंड्री है। वो कैसी बाउंड्री है, एडियाबेटिक। और भाई साहब, इस दुनिया में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं बना जो परफेक्टली एडियाबेटिक हो, मतलब हमेशा के लिए हीट खींचता रहे, रोक के रखे। मतलब थर्मस फ्लास्क में तुमने यहां चाय भर दी, ये चाय गर्म है, तो इसकी गर्मी की कोई लिमिट है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, इसके बाद ये भी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। एक लिमिट होती है एडियाबेटिक सब्सटेंस की भी, उसके बाद एडियाबेटिक सब्सटेंस भी एडियाबेटिक नहीं रहता। तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, ओनली देयर इज वन विच इज यूनिवर्स। अगर आप पूरी यूनिवर्स को सिस्टम मान लो, सराउंडिंग बचेगी ही नहीं, और जब सराउंडिंग नहीं बचेगी तो एनर्जी का ट्रांसफर कहां से होगा। इसका मतलब यूनिवर्स इज द ओनली आइसोलेटेड सिस्टम, ओनली परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, ओनली परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या होता है, ये होता है यूनिवर्स। क्या होता है, यूनिवर्स होता है। क्या होता है, यूनिवर्स होता है। ठीक है, तो ओनली परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। क्लियर है। तो ये कहानी हो गई भाई साहब सिस्टम की, ओपनली क्लोजली, ये सारी की सारी बातें हमारी हो गई। सिस्टम के टाइप्स की बात हम लोगों ने कर ली। अब बात करते हैं सिस्टम के ऊपर। ठीक है, सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर चलते हैं। जो सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सिस्टम मेजरली क्लोज सिस्टम्स होंगे। ठीक है, जो सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सिस्टम बेसिकली क्लोज सिस्टम होगा। और हमारा जो रेफरेंस सिस्टम होगा, जिसके ऊपर हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, जो हमारा रेफरेंस सिस्टम होगा, जिसके ऊपर हम पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, मैक्सिमम जो चीजें मैं आपको समझाऊंगा वो रेफरेंस सिस्टम ये होगा, जिसमें आपको रेफरेंस लेके चलेंगे। एक सिलेंडर होगा विच विल बी फिटेड विद अ मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। एक सिलेंडर होगा which will be fitted with a massless frictionless piston, ठीक है, and it is filled with an ideal gas। इसके अंदर प्यारे बच्चों एक आइडियल गैस भरी हुई होगी। तो इस सिलेंडर में मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन होगा, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन होगा, और मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ में इसमें भरी होगी आइडियल गैस। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस सिस्टम होगा, जिसके ऊपर हम अधिकतर थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे। मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक्स में इसी पर आपको समझाऊंगा। सिलेंडर पिस्टन सिस्टम बोलते हैं इसे। ठीक है, मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक्स जो हम समझेंगे वो इसी के रेफरेंस में समझेंगे। दिस इज नोन एज सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। दिस इज नोन एज व्हाट, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। ठीक है, ओके। नाउ अब आओ बेटा स्टेट वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम में क्या भरा हुआ है, गैस। तो गैस के स्टेट वेरिएबल कौन कौन होते थे सिस्टम में, कौन भरा हुआ है, गैस। तो गैस के स्टेट वेरिएबल कौन कौन से हुआ करते थे, प्रेशर,
वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। ये हुआ करते थे क्या? ये हुआ करते थे स्टेट वेरिएबल्स। ये क्या हुआ करते हैं सिस्टम के? स्टेट वेरिएबल्स। इन्हीं को तो बोला था हमने पिछले लेक्चर में, वेरिएबल्स और पैरामीटर्स ऑफ अ गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। पिछले लेक्चर में भी इनकी बात हम लोगों ने की थी कि ये गैस के पैरामीटर्स होते हैं, जिसे हम लोग गैस के स्टेट पैरामीटर्स या स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टेट वेरिएबल? क्योंकि इनसे हम सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो तो आप क्या बताएंगे? हाइट बताएंगे, उसका रंग बताएंगे, हाइट 6 फुट, रंग काला या सांवला, है ना, वजन ज्यादा, यही सारी चीजें तो बताएंगे। ऐसे ही अगर आपको किसी को किसी गैस के बारे में बताना होगा तो आप बताएंगे टेम्परेचर, वॉल्यूम 25 लीटर, 2 एटमॉस्फेरिक के प्रेशर में भरी हुई है, 27 डिग्री सेल्सियस और 5 मोल गैस भर रखी है। तो ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं सिस्टम के, क्योंकि सिस्टम में गैस है। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, a particular set of values of state variables for any system is known as state of, मतलब अब हमारा जो बेसिकली डिस्कशन है वो सिस्टम के ऊपर आ गया है। अब हम सारी की सारी डिस्कशन जो कर रहे हैं सिस्टम के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सिस्टम के लिए कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि जो सिस्टम है उसके लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ वेरिएबल्स को हम किसी भी एक सेट ऑफ वेरिएबल्स को उसकी एक स्टेट बोलेंगे। जैसे किसी समय पर अगर हमारे पास सिलेंडर में गैस भरी है, उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, T1 है टेम्परेचर और N1 है उसके मोल, तो ये कहलाएगा स्टेट 1। क्या कहलाएगा? इसे मैंने बोल दिया लेट अस से स्टेट 1। तो ये एक स्टेट है। पहले चैप्टर में भी आपको बताया था इससे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में कि अगर आप इसमें से कोई एक, दो, तीनों या चारों को छेड़ देंगे तो जैसे ही कोई भी चीज चेंज हो जाएगी ये स्टेट चेंज होके स्टेट 2 हो जाएगी। जैसे ही कोई भी चीज चेंज हो जाएगी ये स्टेट चेंज होके स्टेट 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो जैसे ही आप सिस्टम के वेरिएबल्स को छेड़ेंगे, जरूरी नहीं है कि आप चारों वेरिएबल छेड़ रहे हैं। आप कोई एक छेड़ेंगे तो भी स्टेट चेंज है, कोई 2 छेड़ेंगे तो भी चेंज है, 3 छेड़ेंगे तो भी चेंज है, 4 छेड़ेंगे तो भी चेंज है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू चेंज ऑल द वेरिएबल्स। ठीक है ना? इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू चेंज ऑल द वेरिएबल्स। यू कैन चेंज ओनली वन वेरिएबल। तुम प्रेशर को P1 से P2 कर दो, बाकी सब कुछ सेम रखो। नंबर ऑफ मोल को N1 से N2 कर दो, बाकी सब कुछ सेम रखो। टेम्परेचर को T1 से T2 कर दो तो भी स्टेट बदल जाएगी। चारों बदल दोगे तो भी बदल जाएगी और हर बार एक नई स्टेट आएगी। यह भी समझना, हर बार एक नई स्टेट आएगी। मतलब तुमने केवल प्रेशर को छेड़ा, वॉल्यूम को नहीं छेड़ा, टेम्परेचर को नहीं छेड़ा, N1 को नहीं छेड़ा, ये एक अलग स्टेट है। ये एक अलग स्टेट है। और अब मान लो तुमने क्या किया, तुमने टेम्परेचर को छेड़ा तो ये एक अलग स्टेट है। ये दोनों बराबर नहीं है। तो बार बार जब तुम वेरिएबल्स को चेंज करोगे तो स्टेट्स जो होंगी वो डिफरेंट होती चली जाएंगी। तो स्टेट इन चारों वेरिएबल के इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। चारों का एक सेट एक स्टेट है। जब तक इस सेट में से कुछ भी नहीं छेड़ोगे तब तक स्टेट सेट है। जैसे ही किसी एक को छेड़ा स्टेट बदलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? मान लो इनकी वैल्यू P1, V1, N1, T1 की वैल्यू मान लो 125 केल्विन में 300 और 2 है। ये एक स्टेट है। अब तुमने, ये दूसरी है, ये तीसरी है। समझ गए? तो किसी भी एक वेरिएबल को छेड़ो, 2 को छेड़ो, ठीक है, तो स्टेट चेंज होती है। अब स्टेट चेंज करने के लिए सिस्टम के साथ जो करते हैं, स्टेट चेंज करने के लिए सिस्टम के साथ जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड
थर्मोडायनामिक प्रोसेस, और इसे बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक पाथ। थर्मोडायनामिक प्रोसेस और थर्मोडायनामिक पाथ। क्या होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस? किसी सिस्टम को हीट चेंज, किसी सिस्टम की स्टेट चेंज करने के लिए पाथ टेकन टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। भाई सिस्टम की स्टेट कब चेंज करोगे? जब तुम सिस्टम के वेरिएबल्स को चेंज करोगे। तो वेरिएबल्स को जब हम चेंज करते हैं तो वेरिएबल्स के चेंज करने को थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोसेस बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, हम एक बार में केवल एक ही वेरिएबल को छेड़ते हैं। एक बार में हम केवल एक ही वेरिएबल को छेड़ते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जैसे पहला टाइप होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब सॉरी, एक बार में हम दो को छेड़ते हैं, दो को फिक्स रखते हैं। पीवीटीएन है, पीवीटीएन है, तो टी को नहीं छेड़ा, एन को नहीं छेड़ा, प्रोसेस कहलाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस। ये होती है टेक्स प्लेस एट, ये छोड़ो ना यार, इतना क्यों लिख रहे हैं, आगे आएगा तब देखेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। गैस की मोल हमेशा कांस्टेंट है क्योंकि सिस्टम क्लोज है। नेक्स्ट आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। लास्ट प्रोसेस होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। Q बराबर 0, नो हीट एक्सचेंज, ठीक है ना। ये चार प्रोसेस हमारे सिलेबस में है, जिसमें से हम चार प्रोसेस ही हमारे सिलेबस में, जिनमें कि हम एक पैरामीटर को फिक्स रखते हुए सारी की सारी कहानी सेट करते हैं। एक पैरामीटर को फिक्स रखते हुए सारी की सारी कहानी बिठाते हैं। ये चार हमारे सिलेबस में है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसमें Q बराबर 0, दैट मीन्स नो हीट एक्सचेंज, ठीक है भाई साहब। ये चारों हमारे सिलेबस में है। अगर हम चारों को चेंज कर दें, चारों वेरिएबल्स को पीवीटीएन को छेड़ दें, तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या कहलाती है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है, फिजिक्स में है, यहां नहीं है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, यहां हम नहीं पढ़ाते। हम केवल इन चार प्रोसेस से डील करते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, ठीक है। आइसोबारिक और एडियाबैटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक में एक चीज और आएगी जो मैं आपको यहां पर बस हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जब आएगी तब बताऊंगा डिटेल में। रियल बाउंड्री फर्दर दो टाइप की होती है। रियल बाउंड्री एक होती है फ्लेक्सिबल और एक होती है रिजिड। तो रियल बाउंड्री जो होती है ये भी जनरली दो टाइप की होती है, फ्लेक्सिबल और रिजिड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको फर्स्ट लॉ पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट इज द कहानी बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बाउंड्री, ठीक है। तो रियल बाउंड्री जो होती है वो फर्दर दो टाइप्स की होती है, फ्लेक्सिबल और रिजिड। ये आपको आइसोबारिक और कोरिक में काम आएंगी चीजें। तो आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक चल रहा है। आज के लेक्चर में मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं जो आपको काम आएंगी आगे।
आज के लेक्चर में तो मैं आपको वो हथियार दे रहा हूं जिन हथियारों से आपको आगे लड़ना है। समझ रहे मेरी बात को? अब जब बेटे ये हो गई कहानी हमारी प्रोसेस की, जब बेटा सिस्टम प्रोसेस में जाएगा तो सिस्टम की स्टेट बदलेगी, है ना? सिस्टम की क्या बदलेगी? स्टेट बदलेगी। जब सिस्टम प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा सिस्टम की स्टेट बदलेगी, और जब सिस्टम की स्टेट बदलेगी, ठीक है ना, तो कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी सिस्टम की, कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी सिस्टम की स्टेट के साथ साथ। तो अब उन्हीं प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, दो तरह की प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा। एक वो प्रॉपर्टीज, है ना, जो प्रोसेस से रिलेटेड है, और एक वो प्रॉपर्टीज का सेट जो क्वांटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज पहले देखते हैं जो प्रोसेस से रिलेटेड है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं बेटा? फंक्शन मतलब जो डिपेंड करे। स्टेट फंक्शन, फंक्शन मतलब जो किसी पर डिपेंड करे। स्टेट फंक्शन मतलब स्टेट का फंक्शन, मतलब स्टेट का डिपेंडेंस। दैट मीन्स those function whose value depends only on initial and final state of the system are called state functions. ऐसे फंक्शंस जो केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर ही डिपेंड करते हैं उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस तक जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो सीधे स्ट्रेट लाइन से ही जाना होगा। तो जो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो हमेशा फिक्स होगा, चाहे आप किसी भी रास्ते से जाएं, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो फिक्स होगा। तो डिस्प्लेसमेंट किस किस पर डिपेंड करेगा? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर। इट विल बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ यू आर टेकिंग। इट विल बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ यू आर टेकिंग। दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा? स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, है ना, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तुमने पानी गर्म कर दिया, पानी गर्म होकर 40 डिग्री पर आ गया। अब ये पता लग गया बस तुम्हें कि पानी इनिशियली 25 पे था, फिर तुमने पता लग गया कि पानी गर्म होकर 40 पे आ गया। हाँ या ना? तुम्हें ये पता लग गया पानी इनिशियली 25 पे था और पानी गर्म होकर किस पर आ गया? 40 पर आ गया। क्या इसके लिए तुम्हें ये जानने की जरूरत पड़ती है कि तुमने पानी कैसे गर्म किया? गैस से गर्म हुआ, गीजर से गर्म हुआ, कोयले पे गर्म हुआ, मोमबत्ती से गर्म हुआ, माइक्रोवेव में गर्म किया, क्या फर्क पड़ता है? पानी गर्म हो गया ना, दैट्स ऑल। गर्म पानी और ठंडा पानी, गर्म पानी और ठंडा पानी, ठीक है ना? समझ में आ रही मेरी बात? डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है। वॉल्यूम स्टेट फंक्शन कैसे? अभी तुम्हारे पास 1 लीटर पानी है, थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास 10 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी भाई, तुमने इनिशियल पानी देखा, तुमने एक बर्तन में पानी पड़ा तो तुमने उसका इनिशियल वॉल्यूम नाप लिया 10 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम नाप लिया कितना? 10 लीटर। थोड़ी देर बाद वॉल्यूम नापा तो 20 लीटर था। तो 10 लीटर से 20 लीटर कैसे गया पानी? वो पानी कहां से आया? टंकी से आया, पाइप से आया, बाल्टी से भर के डाला, ड्रम से डाला, कैसे आया? तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा ना। तो वॉल्यूम की वैल्यू तो तुम केवल सिंपली देख सकते हो कि इनिशियली कितना था और फाइनली कितना था। स्टेट फंक्शंस के बारे में खास बात क्या होती है कि अगर मेरे को चेंज इन स्टेट फंक्शन निकालना है, जैसे गैस के वॉल्यूम में चेंज निकालना है, तो वो कितना होगा? 20 लीटर माइनस 10 लीटर। 10 लीटर का चेंज हो गया गैस के वॉल्यूम में या पानी के वॉल्यूम में। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन जो होता है वो होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू।
तो अगर कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन है तो उसकी वैल्यू में जो चेंज आएगा ना, दैट चेंज विल बी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट चेंज विल बी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू विल बी कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। दूसरे फंक्शन होते हैं बेटा पाथ फंक्शन। कई ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी डिपेंडेंस प्रोसेस पर भी होती है, जिनकी डिपेंडेंस प्रोसेस पर भी होती है, पाथ फंक्शंस। दोज फंक्शंस whose value depend on initial and final state of system as well as on path followed। path का मतलब प्रोसेस, जिस प्रोसेस में आपने किया है, पाथ फॉलोड आर कॉल्ड पाथ। ठीक है ना, पाथ फंक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल डिस्टेंस। छोटे रास्ते से जाओगे, दूरी कम है। थर्मोडायनेमिक्स में 3 पाथ फंक्शन होते हैं, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। ये 3 पाथ फंक्शन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। वर्क पाथ फंक्शन है, हीट पाथ फंक्शन और हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है। जितनी थर्मोडायनेमिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें ये 3 पाथ फंक्शन होते हैं मेजर। ठीक है ना, तो ये तीनों पाथ फंक्शन आपको याद रखने हैं। जुगाड़ बता देता हूं मैं आपको, केमिस्ट्री में स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पहचानने का जुगाड़ बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मैं जुगाड़ों को रिट्रिक कहता हूं, तो केमिस्ट्री में जुगाड़ बता देता हूं, आप स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन कैसे पहचानेंगे, है ना, कैसे आप पहचानेंगे कि स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। ठीक है, अगर कभी भूल जाएं तो इससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये जुगाड़ लगेगी केवल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं लगेगी। तो केमिस्ट्री में ओनली स्टेट फंक्शन के साथ डेल्टा यूज होता है, केवल स्टेट फंक्शंस के साथ डेल्टा यूज होता है। ये डेल्टा का साइन आपको केवल स्टेट फंक्शन के साथ देखने को मिलेगा। अगर आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है, डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये सब क्या है, सब आगे पता लग जाएगा, डेल्टा जी एटसेट्रा। तो इसका मतलब ये स्टेट फंक्शन है। आपको पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी डेल्टा क्यू देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी डेल्टा डब्ल्यू देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी डेल्टा सी, सी फॉर हीट कैपेसिटी होता है, देखने को नहीं मिलेगा। पाथ फंक्शन के आगे हम कभी डेल्टा नहीं लगाते केमिस्ट्री में, ये हमारी कन्वेंशन है, जुगाड़ है ये, कि आपको पाथ फंक्शन के आगे कभी डेल्टा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर कभी कोई फंक्शन पूछ ले तो देख लेना, चेक कर लेना क्या वो स्टेट है या पाथ है। कैसे पता लगेगा, डेल्टा देख के पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, डेल्टा देख के पता लग जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो ये तो ही बेटा प्रोसेस डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। अब आते हैं उन प्रॉपर्टीज पे जो प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है, क्वांटिटी डिपेंडेंट है। क्वांटिटी के आधार पर सिस्टम की प्रॉपर्टीज को 2 तरह से बांटा गया है। पहली होती है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, पहली होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज which do not depend upon amount of matter in the system are called intensive प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम के अंदर कितना मैटर है, उसका साइज क्या है, उसका मास क्या है,
ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, वो सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज सारी की सारी क्या कहलाती हैं, ऐसी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जैसे टेम्परेचर, तुम्हारे पास एक बाल्टी में पानी है, चाहे तुम उसमें से एक मुट्ठी पानी निकालो, चाहे एक मग पानी निकालो, चाहे पूरी बाल्टी में थर्मोमीटर डाल दो, टेम्परेचर सेम आएगा। टेम्परेचर क्या आएगा, सेम आएगा। प्रेशर, डेंसिटी, लोहे का टुकड़ा है, इतना बड़ा हो तो भी डेंसिटी सेम होगी, इतना बड़ा हो तो भी डेंसिटी सेम होगी। पानी ग्लास में हो तो भी डेंसिटी सेम है, बाल्टी में हो तो भी डेंसिटी सेम है, नदी में है तो भी डेंसिटी सेम है। सिस्टम चाहे कितना ही छोटा है कितना ही बड़ा है, डेंसिटी सेम है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की फील ले लो टेस्ट से। कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाए, कोल्ड ड्रिंक का एक सॉल्यूशन होता है, उसकी कुछ कंसंट्रेशन होती है, उसे 4 ग्लासों में डाल दिया, क्या चारों ग्लासों में कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट अलग अलग होगा, नहीं, सेम होगा। एक बंदे 5 थे, ग्लास 4 ही थे, तो एक ने अपना ग्लास आधा कर दिया, दूसरे को दे दी आधी और, तो क्या वो जो आधी हुई उसमें कंसंट्रेशन भी आधी हो गई ना, सेम रहेगी, टेस्ट सेम रहेगा। तो कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड नहीं करती। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 11th में वो 12th में पढ़ोगे ऑप्टिक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ग्लास के साइज पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए आप लेंस अलग अलग शेप्स का बनवा पाते हैं। चश्मे जो लोग पहनते हैं उसके लेंस अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं, क्योंकि लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी 12th में पढ़ोगे, फिलहाल याद कर लेना क्योंकि पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद अगर किसी प्रोसेस के नाम के आगे स्पेसिफिक लगा दूं, स्पेसिफिक, तो वो हमेशा इंटेंसिव होती है। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी का ही दूसरा नाम होता है एक प्रकार से। ऐसे ही किसी चीज के नाम के आगे अगर मैं मोलर लगा दूं, किसी चीज के नाम के आगे अगर मैं मोलर लगा दूं, किसी चीज के नाम के आगे मैं मोलर लगा दूं, तो मोलर क्या होता है, वो भी इंटेंसिव होता है। जैसे मोलर मास, ऑक्सीजन अगर मेरे पास 1 ग्राम है तो भी उसका मोलर मास 32 है, 1 किलो है तो भी 32 है, 1 क्विंटल है तो भी 32 है। मोलर मास है ना, मोलर मास। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम हर एक गैस का 22.4 होता है एसटीपी पर, फिक्स होता है ना, डिपेंड नहीं करता अमाउंट के ऊपर। मोलर वॉल्यूम। मोलर एंथैल्पी, किसी के भी नाम के आगे मोलर लगा दूंगा वो ऑटोमेटिकली इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। पीएच, बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है चाहे पानी कितना ही हो। मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एंट्रोपी, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसे रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, इसके बारे में भी आप आगे सीखेंगे काइनेटिक्स के अंदर। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें से काफी कुछ आपको 12th के अंदर सीखने को मिलेंगी, काफी कुछ के बारे में आप पढ़ चुके हैं, काफी के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार इंटेंसिव एक्सटेंसिव छांटने पर ही आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? What are extensive properties? Those properties of system which depend on amount of matter, जो सिस्टम के वेट पर, सिस्टम के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर पे
डिपेंड करती हैं, साइज पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। उन्हें हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, मास, सिस्टम का साइज बदलोगे सिस्टम का मास तो बदलेगा ही बदलेगा। मोल, मास बदलेगा तो मोल भी बदलेगा, क्योंकि मोलर मास नहीं बदलेगा। तो मास अपॉन मोलर मास मोल होता है, ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, मोल को बदलना पड़ेगा। मास, मोल, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, जितनी भी एनर्जीज होती हैं, ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एक्सटेंसिव, याद रखना, ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एक्सटेंसिव। जितने भी टाइप की एनर्जीज आपको इस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिलेंगी, 4 टाइप की एनर्जियां पढ़ाऊंगा। यूएचजीएस, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है ना, एटसेट्रा। ओके, तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब अधिकतर इंटेंसिव एक्सटेंसिव तो हम याद कर लेंगे, लेकिन अगर कभी मान लो फंस गए, कभी अगर मान लो ऐसी प्रॉपर्टी फंस गए जो याद नहीं है, हाउ टू फाइंड इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमें ये कैसे पता लगेगा कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? हाउ टू डिसाइड दैट इफ अ प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ठीक है ना। सिंपल सा ट्रिक का मेथड है, बता देता हूं। तीन स्टेप में एक सिस्टम इमेजिन करो, इमेजिन अ सिस्टम, इमेजिन अ सिस्टम, सिस्टम इमेजिन करो। दूसरा, कट इट इनटू हाफ, उसको आधा करो। इफ द प्रॉपर्टी ऑल्सो चेंजेस इट इज एक्सटेंसिव। अगर वो प्रॉपर्टी जिसके लिए देख रहे हो वो भी बदल गई तो एक्सटेंसिव होती है, क्योंकि साइज पे डिपेंडेंट हो गई, इसका मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एंड और एल्स इंटेंसिव। नहीं बदली तो इंटेंसिव है, नहीं बदली तो इंटेंसिव है। जैसे एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया, गैस भरी है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, मोल N है, T है। सिलेंडर को बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया, वॉल्यूम क्या V/2 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। N/2 हो जाएगा, मोल आधे इधर आ जाएंगे, आधे इधर आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। तो देखो वॉल्यूम बदल गया, क्या टेम्परेचर बदल जाएगा? नहीं, हीटिंग थोड़ा ना करिए, जो इसका टेम्परेचर होगा वही इसका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर नहीं बदला। प्रेशर के बारे में सर कंफ्यूजन है, देखो यहां लगाओ प्रेशर, PV/2 बराबर N/2 RT। P बराबर क्या आ गया? NRT/V। और नीचे वाले में लगा के देखो बेटे, PV/2 N/2 RT, कितना आ गया P? सिंपल हो गया, इट्स लाइक अ सिंपल। बराबर है ना प्रेशर, तो प्रेशर भी इंटेंसिव होगा, प्रेशर भी क्या होगा? इंटेंसिव होगा। कंसंट्रेशन, मोलारिटी निकाल के देखो, ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में बराबर आ रही है, इंटेंसिव हो गई, इंटेंसिव हो गई, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी को काट के देख लो, प्रॉपर्टी को काट के देख लो, अगर वो चीज चेंज हो जाए तो इंटेंसिव है, नहीं बदले तो एक्सटेंसिव है। अगर वो चेंज हो जाए तो इंटेंसिव है, नहीं बदले तो एक्सटेंसिव है। सिस्टम इमेजिन कर लो,
ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। घर जाके ट्राई करना, पता लगेगा। 2-3 नोट पॉइंट है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। 2-3 नोट पॉइंट है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला, यह भी एक तरीका होता है पहचानने का, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव while extensive properties are additive। ठीक है, आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड नहीं कर सकते, एक्सटेंसिव को कर सकते हो। 10 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी है, 15 लीटर हो गया। 10 किलो आलू, 5 किलो आलू, 15 किलो हो गए। 25 डिग्री सेल्सियस का पानी, 20 डिग्री सेल्सियस का पानी, 45 का पानी नहीं हुआ। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन नेवर बी एडेड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी एडेड। तो आप पहचान के देख लो, दो चीजों को मिला के देख लो, जुड़ जाएगा तो ठीक है। दूसरा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो हमेशा इंटेंसिव होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो हमेशा इंटेंसिव होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो लोगे तो हमेशा इंटेंसिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मास अपॉन वॉल्यूम, यह आ गया डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम, यह आ गया डेंसिटी। यहां यार एरिया नहीं आना चाहिए, एरिया चेंज नहीं होगा दोस्त, ठीक है ना, अदरवाइज ये बात फिर फेल हो जाएगी, गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है ना। मास अपॉन वॉल्यूम क्या आ गया, डेंसिटी आ गया। देखो ना, बर्तन को हाफ में काटोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा ना, वो थोड़ा ना चेंज हो रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज ही नहीं होगा ना। चलो इसको मैंने फैंसी कट लगाया था, मैं फैंसी कट नहीं लगाता, नॉर्मल कट लगा देता हूं। ये देखो, अब क्लैरिटी आ जाएगी। क्रॉस सेक्शन का एरिया तो वही हो रहा है ना, बर्तन का क्रॉस सेक्शन तो नहीं चेंज हो रहा ना। एरिया इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, एरिया इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अच्छा ठीक है भाई साहब। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी होगा। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं अपने पास जो अपन ले सकते हैं, जैसे फोर्स। एरिया तो चेंज हो गया यार। जैसे लेकिन मैथमेटिकली तो एरिया चेंज होना चाहिए। तो अभी हम एरिया की बात नहीं करते हैं, थोड़ी देर एरिया को छोड़ते हैं, है ना। कभी कभी दिमाग में कोई चीज स्ट्राइक नहीं करती, थोड़ी देर एरिया को छोड़ते हैं। एरिया के ऊपर अपना वर्डिक्ट मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर आप क्या करेंगे, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा मिलेगा इंटेंसिव। चलिए एक बढ़िया क्विज में निकल आया, तो इस क्विज में आप बताएंगे कि एरिया एक्सटेंसिव होना चाहिए इंटेंसिव, विद द जस्टिफाइबल रीजन, बेस्ट रीजन। जो बेस्ट रीजन होगा, जो मुझे लगेगा कि बेस्ट रीजन है, ठीक है ना, आई विल मेंशन दैट रीजन इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये हमारी आज की कहानी का अंत है, यहीं पर हम इस कहानी को रोकेंगे, ठीक है बेटा। आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, जितना भी मैंने आपको आज बताया, ठीक है ना, और आज मैंने आपको जो होमवर्क दिया, होमवर्क क्या है, एरिया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, एरिया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, एंड वाई। एरिया एक्सटेंसिव होना चाहिए या इंटेंसिव होना चाहिए और वाई। एरिया एक्सटेंसिव होना चाहिए या इंटेंसिव होना चाहिए और वाई, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप मुझे बताएंगे कि एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा, एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा। चलिए मैं ही कहानी को खत्म करता हूं, बहुत देर हो गई।
है ना। मैं ही कहानी खत्म करता हूं, फालतू फंड का क्विज नहीं करते, मैं बता ही देता हूं। एरिया फाइनली एक्सटेंसिव ही होता है, एरिया फाइनली एक्सटेंसिव ही होता है। कन्फ्यूज आने के लिए आपको बोला था हमने, थोड़ी गंदगी मचाई थी कन्फ्यूज आने के लिए, लेकिन गंदगी की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ये काटा लेंथ सेम है, ये तो चेंज हो गई, ये b/2 और b/2 हो गई ना। अब ये l है, तो पहले एरिया कितना था, पहले एरिया कितना था l इंटू बी, अब एरिया कितना है l इंटू b/2, हो गया ना चेंज बेटे। तो एरिया फाइनली एक्सटेंसिव ही होता है। और ये नाटक मैं कहीं और करूंगा, वरना आपको लगेगा कि अरे खत्म कर दिया नाटक। चलिए, तो जैसे फोर्स होता है, फोर्स एक्सटेंसिव होता है। फोर्स एक्सटेंसिव क्यों होता है सर? अबे गाड़ी रुक गई है, धक्का लगाना है, जितने ज्यादा लोग धक्का लगाएंगे उतनी देरी, उतनी ज्यादा चलेगी ना गाड़ी, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा ना। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। ये आपको पिछली क्लास में समझाया था, पिछले लेक्चर में समझाया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव होती हैं। सर एक सवाल आता है कि वर्क क्या होता है और हीट क्या होती है, क्योंकि वर्क और हीट का हम लोग यूज करेंगे, तो क्योंकि वर्क और हीट पाथ फंक्शन थे, तो वर्क और हीट क्या होते हैं यहां पर? वर्क और हीट होते हैं नीदर इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव। वर्क और हीट ना तो इंटेंसिव होते हैं और ना ही एक्सटेंसिव होते हैं, ठीक है ना। वर्क और हीट ना तो एक्सटेंसिव होते हैं और ना ही एक्सटेंसिव होते हैं। दे आर, क्योंकि ये सिस्टम की प्रॉपर्टी ही नहीं होते, इस लाइन को मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। दे आर बाउंड्री फिनोमेना। वर्क जो होता है वो ना तो इंटेंसिव होता है और ना ही एक्सटेंसिव होता है। वर्क इज बेसिकली अ बाउंड्री फिनोमेना एज वेल एज द हीट। तो हीट और वर्क दोनों ही क्या होते हैं? बाउंड्री फिनोमेना होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा क्योंकि अभी ताजा ताजा है, तो तुम्हें मजा, मतलब मुझे मजा नहीं आएगा क्योंकि अभी तुम्हारे लिए सब कुछ ताजा ताजा है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नेक्स्ट क्लास क्योंकि आएगी मंडे को, और मंडे तक मुझे पता है कि तुम्हारी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, तुम्हारी रिटेंशन पावर में तुम जानता हूं, तुम गजनी के भाई बहन हो, है ना। तुम्हारी रिटेंशन पावर में जानता हूं कितनी भयंकर है। तो मंडे तक तुम आधी बातें तो जाओगे भूल, है ना। तो मंडे को जब क्वेश्चंस करेंगे तो उससे पहले लेक्चर रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है ना, ताकि तुम्हें याद आ जाए कि कहां पर क्या था, कहां पर क्या नहीं था, ठीक है। तो मंडे को आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से, मंडे को नए लेक्चर के साथ मिलेंगे और मंडे को थर्मोडायनेमिक्स ऑफिशियली शुरू करेंगे। आज हमने थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी पूरी खत्म कर ली, तो मंडे को मैं आपको समझाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स की पूरी कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद, ईश्वर आपका भला करे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, अभी के लिए चलते हैं। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। गर्मियां आ रही हैं, खाने में थोड़ा थोड़ा सलाद रखना।